ये सब ऐसे ही भीड़ बढ़ेले रहता है। हमको एडमिशन बंद करना पड़ता है, कुछ माल पानी आएगा ना कुछ ज्यादा आएगा। गलत बात है, घर पे भी तो पढ़ना होता है। यही सब आप लोग जो डिसीजन लेते हैं ना खुद से, ही सब गलत डिसीजन है। सिलेबस खत्म हो गया और बुझाया कुछ नहीं, जीरो, कोई मतलब ही नहीं है, टाइम भी आपका चला गया। आप फिर बदनाम करिएगा मास्टर को, गया अंकुश सर के पास गए, वो समझ में उतना नहीं आया है ना, मजा नहीं है, सवाल कम बन रहा है। यही सब आपका गलत डिसीजन है। खाली क्लास करे से होता है, दो फार्मूला खड़ा करके पूछ देंगे वो बन जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। आपको पढ़ने के बाद घर पे, मैंने तो दो तो अलाउ कर रखा है आपका, एक करिए या इमरजेंसी में अगर लग रहा है, नहीं तो दो आप कर सकते हैं। दो से ज्यादा गड़बड़ बात है, आपका भगा देंगे, हम बता रहे हैं। पढ़ना भी होता है, खाली क्लास करे से ना होता है। आके क्लास कर लिए छाप के चले गए, चीजों को याद करना होता है, रिवाइज करना होता है। सवाल एक रिलेशन पर हम 4 गो सवाल बता रहे हैं, आप इस पर 20 गो सवाल लगाइए, सवाल का कमी है, सवाल ढेरों सारा सवाल आपका है। यहाँ पे देखिए 3-4 गो बताएंगे, बुक खोलिएगा लगभग 15 सवाल बुक में होगा, अपने वाला मटेरियल में 15 सवाल होगा। और आपके पास कोई भी साइड बुक है, कोई भी साइड बुक है, आप खोल लीजिए उसको, तो उसमें आपका सवाल होगा। चीजों को अभ्यास करिए, बनाइए, गलत बात है ये सब। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई सब लोग, कहता है पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है और Q बराबर 232 होने पर P बराबर 227 होता है। फिर कहता है Q का मान 116 होने पर P का मान क्या होगा। देखो CHSL 2021 में सवाल ये पूछा गया है। सवाल कहता है P Q के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। मैंने पिछले क्लास में सिखाया था कि जब दो राशि एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, एक दूसरे के समानुपाती हो, तो दोनों को कहां लिखते हैं, ऊपर में। जो अनुपात P का होता है वही अनुपात किसका होता है, Q का होता है। अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, सब शब्द का मतलब एक ही होता है। अब आप सब लोग बताइए भाई क्या होता, क्या लिखेंगे यहां पर, बोलिए। एक साइड हम P का रेशियो लिखेंगे और दूसरे साइड Q का रेशियो लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों समानुपाती है। समानुपाती मतलब समान अनुपात, समान अनुपात। तो बोलिएगा शुरू में P का मान कितना, 227। अब बाद में P का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। शुरू में Q का मान कितना, 232 और बाद में Q का मान कितना, 116। तो देखो शुरू में Q का मान 232 और बाद में Q का मान 116, तो Q का रेशियो एक तरफ और P का रेशियो दूसरे तरफ, इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। जब P और Q समानुपाती है, इसका मतलब जितना अनुपात P का होगा उतना ही अनुपात Q का होगा। तो P का मान कितना, 227 बटा P, और फिर कितना, 232 बटा 116 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे सब लोग, इससे कट गया कितने बार में, 2 बार में, और फिर इसको हमने इससे गुणा भाग कर दिया। देखिए P जाएगा ऊपर, P जाएगा ऊपर, और 2 जो ऊपर में है ना वो नीचे उतर जाएगा, तो हो जाएगा 227 और बटा में 2। 2 से इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 पचे 10, यानी 113.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या वो भाई साहब, बैठिए कहीं जगह देख करके। आया समझ में कि नहीं आया। सवाल कह रहा है P जो है ना Q के समानुपाती है, इसका मतलब P का अनुपात और Q का अनुपात समान होगा। तो एक तरफ लिखना है P का रेशियो और दूसरे तरफ लिखना है Q का रेशियो। आप देखो P का मान शुरू में कितना, 227,
अब फिर बाद में p का मान पूछ रहा है तो p का एक तरफ लिखेंगे और q को लिखेंगे दूसरे तरफ। तो q शुरू में कितना था 232 और बाद में q कितना 116। समानुपाती है तो अनुपात समान होगा। बस इसको काटिए, इससे 2 बार में और 2 से कटेगा 113.5 बार में, तो p की वैल्यू 113.5 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। देखो ये भी CHSL 2021 में ही पूछा गया है आपका। क्वेश्चन को नोट करिएगा सब लोग। मधुसूदन क्या बोल रहा है कि सर शादी करना भी गलत है या सही? गजब सवाल है भाई। क्या बताएं हम, देख लो अभी। अब शादी करने का बहुत सारा ये होता है। कुछ परिस्थितियां आपके सामने रही होगी या आपके परिवार का कुछ रहा होगा वैसा कुछ, तो कर लीजिए। अगर शौकियल करना चाहते हैं तो फिर गड़बड़ बात है ना। फिर माई बाप से लिपस्टिक के लिए मांगना पड़ेगा, है ना। अब शादी करके आप लाइएगा तो डिमांड आप ही से नहीं करेगी। रहिएगा अभी फिलहाल बेरोजगार, अभी तो पढ़ ही रहे आप, है ना, तब तो मांगना ही पड़ेगा। अब माई बाप का आदेश होगा तो वो अपना भरपाई करवे करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। कहता है ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। समझ में आ रहा बात? ए जो है संयुक्त रूप से बी और सी का, इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है बी और सी दोनों का समानुपाती है, बी का भी और सी का भी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी गुना सी। देखो यहां पर दोनों को हम एक साथ लिख दिए, ठीक है ना। ए वेरीज ज्वाइंटली विथ बी एंड सी। ए जो है इन दोनों के अनुसार बदलता है ना। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो अनुपात अकेला ए का होगा वही अनुपात जो है वो ज्वाइंटली बी सी का होगा। एक तरफ लिखेंगे ए का रेशियो और दूसरे तरफ लिखेंगे बी और सी को गुना करके उसका रेशियो। समानुपाती का मतलब जो अनुपात इसका वही अनुपात इसका। अब लिखिए सवाल में b का मान 3 दिया है, c का मान 2, तो बोलो b का मान कितना दिया है 3 और c का मान 2। तो पहले bc का मान कितना 3 दूना 6। अब फिर a का मान कितना दिया है 6 होता है। तो देखो पहले वाला a अब पहले वाला bc, फिर बट्टा में लिखेंगे देखिएगा। फिर b और c दिया है 5 और 7, यहां 5 गुना 7। अब बाद में a का मान पूछ रहा, हमने यहां लिख दिया, नहीं लिख सकते हैं। देखिएगा यहां पर ए का रेशियो शुरुआत में ए कितना था 6, बाद में ए का मान आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। फिर इधर आप आइए, शुरुआत में बीसी कितना था 3 गुना 2, अब बाद में बीसी 5 गुना 7 है कि नहीं बात। ये बीसी 3 गुना 2 ऊपर और 5 गुना 7 नीचे आपका। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा जी, ए का रेशियो एक तरफ, बीसी पहले वाला, बीसी बाद वाला, बीसी दूसरे तरफ। क्या ये 6 से 6 कट गया? देखो ऊपर का 6 और इधर का 6 कट गया। अब ए उधर गया 35 इधर गया, तो ए बराबर कितना 35 आंसर हो गया आपका। सिंपल है, बहुत आसान है, ये 2-4 सेकंड का सवाल आपका है। बस देखना है कि कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ए जो है ना संयुक्त रूप से बीसी का, तो ए को लिखे एक तरफ, बीसी को लिखे दूसरी तरफ। इधर ए का रेशियो लिखना है, पहले ए कितना था और बाद में ए क्या हो गया। पहले बीसी क्या था, बाद में बीसी क्या हो गया, है ना। अब सॉल्व करके ए का मान हमने निकाल लिया। कुछ पूछना है भाई, किसी को डाउट है पूछिए, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी। चलिए यहां पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अंग्रेजी गायब है।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सारे विद्यार्थी नोट करिएगा इसको। हमारा ये अगला सवाल है, सब लोग लिखिएगा। नहीं, प्रतीक सिन्हा बी प्लस बी सी की जगह में बी प्लस सी नहीं लिख सकते हैं। दोनों ज्वाइंटली का मतलब हो गया बी और सी। यहां पे रिलेशन में जो भी संबंध होता है वो गुणात्मक होता है। हम लोग गुणा में चीज को लिखते हैं, बी गुणा सी। अविनाश क्या बोल रहे हैं, सी का मान नहीं देगा? तो देखो सब कुछ दिया रहेगा, बस एक अननोन रहेगा अविनाश। सब कुछ दिया रहेगा, सिर्फ एक अननोन रहेगा और उसी का मान निकलेगा। ठीक है, अगर आपसे पिछले सवाल में ए पूछ दिया तो ए नहीं दिया है तो सिर्फ बाकी का सब देगा। ऐसा नहीं कि ए भी नहीं रहेगा सी भी नहीं रहेगा, फिर निकलेगा कहां? नहीं निकल पाएगा। फिर कोई एक अननोन रहेगा और बाकी का सब गिवन रहेगा। चलिए बढ़ा जाए। देखिए इसकी भाषा को यहां पर मेन रूप से समझना है। कहता है कि x से वाई स्क्वायर माइनस 1 का प्रतिलोमतः, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? इनवर्स, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। x जो है वाई स्क्वायर माइनस 1 का प्रतिलोमतः परिवर्तित करता है, बदलता है। तो जानते हैं इसको लिखने का तरीका क्या होगा? देखो x को लिखेंगे ऊपर और वाई स्क्वायर माइनस 1 को कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। मैंने पिछले क्लास के सबसे आखिरी में यही तो मैंने थ्योरी पढ़ाया था कि रिलेशन जनरली दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्टली रिलेशन, दूसरा इनवर्सली रिलेशन। जब दो राशि एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हो तो दोनों को ऊपर में लिखते हैं, जैसे कि पिछले सवाल में लिखे। और अगर दो राशि एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड हो तो एक को ऊपर लिखते हैं और दूसरे को नीचे लिखते हैं। तो यहां पर कहता है x है वाई स्क्वायर माइनस 1 का, तो x को लिख देंगे ऊपर और वाई स्क्वायर माइनस 1 को कहां लिखेंगे? नीचे। समानुपाती है, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती है दोनों, तो इसको ऊपर लिख दिए, इसको नीचे। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, विलोमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, प्रतिलोमानुपात, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक को ऊपर दूसरे को नीचे लिख दिए। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, जरा ध्यान देना, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। इसका मतलब x का रेशियो एक तरफ लिखेंगे और वाई स्क्वायर माइनस 1 का रेशियो दूसरे तरफ उलट के लिखेंगे। उल्टा है तो उलट के लिखेंगे। पिछले वाले में क्या था कि x का रेशियो एक तरफ, y का रेशियो एक तरफ, सीधा सीधा लिखे थे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहां पर जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो x को लिखेंगे एक तरफ और वाई स्क्वायर माइनस 1 को उलट के लिखेंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। चलिए प्रयास करिए लिखने का। यहां पर देखिए, बोलिएगा, कह रहा है कि y बराबर 10 की स्थिति में, y का मान 10 की स्थिति में उसका मान 24 है। उसका मतलब किसका? x का। यस, x का मतलब y का मान 10 दिया है तो x का मान 24 है। बोलो, x को लिख दिए 24 तो y का मान कितना है? 10। y का मान 10 है तो देखो x को लिखे ऊपर ना, तो y वाला कहां लिखेंगे? नीचे। अगर उल्टा है तो यहां पे लिखेंगे, देखो 10 का स्क्वायर माइनस 1। फिर पढ़िए, कह रहा y बराबर 5 की स्थिति में x का मान कितना होगा? लीजिए x का मान पूछ दिया तो x का मान क्या होगा? y बराबर कितना दिया? 5। तो अगर यहां x को नीचे लिखे तो y को कहां लिखेंगे? ऊपर, ऊपर। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा।
देखिए पहले वाला x कितना 24, बाद वाला x निकालना है तो हो गया 24/x। अब इधर वाई स्क्वायर माइनस 1 को उल्टा लिखेंगे, बोलो पहले में y कितना, पहले में y 10, तो ऊपर नहीं लिखेंगे, उसको कहां लिखेंगे, नीचे वाई स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर माइनस 1। और जो बाद में y का मान दिया है ना, जो नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन इसको कहां लिखेंगे, ऊपर 5 का स्क्वायर माइनस 1। इसलिए नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ये लिखने का तरीका होगा, आंसर हो गया। अब कुछ नहीं है, अब देख लीजिए जी। आप बताइए सब लोग, ये 5 का स्क्वायर 25 में से 1 घटा, बोलो 24 24 खत्म, क्या ऊपर में 24 24 खत्म, बोलो 100 में से 1 घटा 99। तो ऐसे ऐसे गुणा किए तो x का मान 99, आंसर हो गया आपका। ऐसे ही लिखते हैं। और यही अब इसके बाद क्या है, अभ्यास है, बार बार सवाल को लगाना है, पैटर्न याद हो जाएगा, सीधे कलम तेज चलेगा, जल्दी बन जाएगा सवाल। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो एक तरफ x को सीधा लिखना है और दूसरे तरफ वाई स्क्वायर माइनस 1 का मान उल्टा। y का मान शुरू में 10 दिया था तो इसको लिखेंगे नीचे 10 स्क्वायर माइनस 1, बाद में y का मान 5 दिया था तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 ऊपर लिख देंगे। क्यों ऐसा उल्टा लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली रहता तो x भी सीधा और वाई स्क्वायर माइनस 1 भी सीधा लिखते हैं। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा, बोलिए भाई, कहां से बोल रहे हैं, वहां से बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। y माइनस, एक मिनट, आप बोलिए, हाँ 5 का स्क्वायर नहीं करेंगे, काहे करेंगे, वो तेरी यहां लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 1। सवाल कहता है कि x जो है वाई स्क्वायर माइनस 1 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कौन कौन एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप कहिएगा सर x है और दूसरा है हमारा यहां पर वाई स्क्वायर माइनस 1। तो सवाल में y का मान 10 दिया है तो वाई स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे ना, 10 का स्क्वायर माइनस 1। इस सवाल में वाई स्क्वायर माइनस 1 दिया है, मैंने अपने तरफ से नहीं किया है। हो गया, बैठिए, जैसा लिखेगा सवाल में वही हम लोग करेंगे। आगे बढ़े जी, हाँ पूछिए, कुछ पूछना है किसी को, चलो तब टॉपिक चेंज यहां पे होगा, यहां पे लिखेंगे डायमंड बेस्ड क्वेश्चन, डायमंड बेस्ड क्वेश्चंस, डायमंड बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो इसमें मैंने बस पहचान के लिए, सवाल की पहचान के लिए लिखा दिया डायमंड बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें ऐसा नहीं कि हीरा ही रहेगा, आपका हीरा भी रहेगा, सोना भी टूट, मतलब हीरा को तोड़ना होता है 3 टुकड़ों में टूटता है, 4 टुकड़ों में, है ना। सोना भी आपका टूटेगा, आपका दिल भी टूटेगा, यहां पर, है ना। और इस पे भी सवाल पूछा गया 2013 में एसएससी द्वारा, है ना। हाँ, वो 4 टुकड़ों में टूटता, 2-4 बार नहीं, 4 टुकड़ा में, हम तार तार हो गया दिल, है ना। तो ये सारा सवाल देगा, है ना। आप एक सवाल 2 सवाल करके इसके पैटर्न को पहचान जाइएगा, सवाल आपसे हो जाएगा। हेडिंग लगा लेंगे सब लोग, डायमंड बेस्ड क्वेश्चंस, डायमंड बेस्ड क्वेश्चंस हेडिंग लगाएंगे सब लोग, डायमंड बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और इसका कोई बहुत कुछ नया तरीके इसमें अप्लाई नहीं करना है, जो आपने रेशियो बेसिकली पढ़ा है वही चीज अप्लाई करना है। तो सीधे हेडिंग लगाने के बाद एक क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग, हेडिंग लगाने के बाद सीधे क्वेश्चन आप नोट करेंगे, हेडिंग लगाने के बाद सीधे क्वेश्चंस को आप नोट करेंगे। डायमंड बेस्ड क्वेश्चन, रिलेशन बेस्ड मैंने जो भी पढ़ाया अपने बुक में देखेंगे तो उसमें काफी सारा सवाल होगा। बुक वैसे मिला है जी, नहीं मिला है अभी नहीं मिला है। कितने लोगों के पास बुक नहीं है अभी तो सबके पास नहीं है लगभग, ठीक है। क्या कहे अभी बुक में 2-3 दिन लेट है, 2-3 दिन नहीं, 1-2 दिन, कल शायद आ जाना चाहिए। नोट कर लिए इसको, थोड़ा पता करिएगा बुक ऑफिस में खत्म है क्या, फोन करिए तो।
मंगलवार तो कल ही है ना, ठीक। चलिए समझने का प्रयास करिएगा, सीखना है कि इस तरह के सवाल को हम कैसे कर पाएंगे, है ना। ऐसा सवाल बहुत देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। कहता है कि एक हीरे का मूल्य, और ये हीरा के जगह पर कुछ कोई भी चीजें, कोई कीमती चीजें ही लिखेगा, है ना। कहता है कि उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। अब देखो हीरा का जो मूल्य है, उसकी जो प्राइस है ना, मूल्य जो है वो भार के वर्ग के समानुपाती है, भार के वर्ग के समानुपाती है। मतलब क्या है कि भार जितना गुणा करिएगा, कीमत उसका स्क्वायर गुना आपको देना पड़ेगा। जैसे कहिएगा कि हमको दुगुना वजन का हीरा चाहिए, दुगुना वजन का, वजन को आपने क्या कर लिया, डबल। तो वजन को जब आपने डबल किया ना, तो प्राइस पता है कितना करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना करना पड़ेगा। मतलब कीमत को किए डबल, भार को किए आप दुगुना, लेकिन कीमत देना पड़ेगा 2 का स्क्वायर 4 गुना। अगर कहिएगा हमको 3 गुना वजन का हीरा चाहिए, 3 गुना वजन में 3 गुना होना चाहिए हीरा का, तो अगर आप भार को 3 गुना करिएगा तब प्राइस पता है कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 गुना, पैसा 9 गुना देना पड़ेगा। ऐसा स्कीम है, महंगी चीज है, कीमती चीज है, भार जितना गुना करने से प्राइस उसका स्क्वायर गुना बढ़ रहा है। अगर आप वजन को 4 गुना करिएगा तो पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 16 गुना पेमेंट करना पड़ेगा। पहले का भार हुआ 4 गुने, लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर 16 गुना। ऐसा कुछ सवाल में दे रखा है, सवाल में लिखा हुआ है कि हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग, उसके भार के वर्ग, भार के वर्ग, भार के वर्ग, वर्ग बोले तो स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सवाल कहता है कि एक हीरा है और उसको 4 टुकड़ों में काटा गया है, 4 टुकड़ों में काटा गया, और हीरा को 4 टुकड़ों में काटा गया, और पता है उसका भार का रेशियो क्या है, 1:2:3:4 है। देखो हीरा था, एक वो समूचा हीरा था, उसको 4 टुकड़ा किया गया, उसका वजन जो है वो कितना है, 1 2 3 4 है। वजन का जो रेशियो है ना वो 1 2 3 4 आपका है, वजन का रेशियो है। अब इसके बाद क्या कहता है, यदि टूटने पर हीरा का मूल्य में इतने रुपए का नुकसान हो, लो भाई हीरा टूट गया तो 1,40,000 रुपए का नुकसान हो गया। टूटने से क्या हुआ, कुछ पार्टिकल उसका जो है, कीमती चीज है भाई, कुछ पार्टिकल अगर कुछ कण भी इसका अगर अलग हो जाए तो नुकसान तो होना लाजमी है। नहीं, कीमती चीज है, अगर थोड़ा सा भी अगर है ना, अगर इसका कण भी अगर बर्बाद हो गया 4 भाग में तोड़ने से, अब होगा ही कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, इसके वजह से 1,40,000 का नुकसान हो गया, है ना। इसीलिए इस सब चीज को वैक्यूम में तोला जाता है, जहां पर हवा नहीं रहता है, कहीं हवा की वजह से थोड़ा सा पड़ रहा है, इन्हें उन्हें हो जाए, है ना। हाँ, इसलिए इसको वैक्यूम में तोला जाता है, निर्वात में। तो ये चीजें अब देखिए कहता है कि टूटने से पहले हीरा का मूल्य क्या था। तो इसमें हम 2 चीजें लिखते हैं, एक लिखते हैं पहले, और इधर लिख दिए बाद, या अब लिख सकते हैं, अब लिख दिए यहां पे लिख दिए अब। मतलब हम जानना चाहते हैं कि पहले क्या प्राइस था और अब क्या प्राइस है, हम यहां पे लिखना चाहते हैं पहले और अब। बताइए जी, पहले हम जानना चाहते हैं कि हीरा का मूल्य क्या था। तो एक बात बताइए, हीरा तो टुकड़ा 4 पार्ट में टूटा, 1 2 3 4। आप बताइए टूटने से पहले उसका भार कितना रहा होगा। जब हीरा नहीं टूटा था, जब समूचा हीरा था, तो भार कितना रहा होगा। तो सिंपली हम सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़िए 4 3 7 2 9 और 1, समूचा वजन कितना रहा होगा, 10। जब नहीं टूटा था तब, पहले टूटने से पहले कितना वजन रहा होगा, 10। और मूल्य पता है क्या है, वजन का स्क्वायर है, तो यहां पर 10 का स्क्वायर 100, अरे बोलो 100 यूनिट आपका पहले हीरा का कीमत है, या फिर 100 के अनुपात में कीमत पहले था। देखिए जब नहीं टूटा था तो इसका भार रहा होगा कितना, 4 3 7 2 9 और 1, 10 भार रहा होगा। मूल्य भार का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। फिर इसके बाद देखिए अब
अब बताइए, अब हीरा का कितना टुकड़ा है? 4 टुकड़ा, और सबका भार आपके सामने 1 2 3 4। अगर हमें प्राइस लिखना है, प्राइस लिखना है तो भार का स्क्वायर होता है। बोलिए, पहला वाले हीरा का भार कितना है? 1 है, 1 है, 1 है, भार 1 है, तो प्राइस 1 का स्क्वायर होगा क्या? पहला टुकड़ा का प्राइस कितना? 1 का स्क्वायर होगा। दूसरा टुकड़ा का भार कितना है? 2, तो प्राइस होगा 2 का स्क्वायर। तीसरा टुकड़ा का भार 3 है तो प्राइस 3 का स्क्वायर। चौथा टुकड़ा का भार 4 है तो प्राइस, क्योंकि प्राइस भार का स्क्वायर है, ऐसा सवाल में मेंशन है, तो हम स्क्वायर कर करके लिख दिए। तनी जोड़िए यहां पर सब लोग। 16 और 9 25, 4 29 और 1 30 हो गया। यहां पर आप जोड़ के देख लीजिए, 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। 16 9 25 4 29 1 30, 30 हो गया। अब सोचो, जब हीरा नहीं टूटा था तो उसका प्राइस था किस रेशियो में? 100 के रेशियो में। और जब 4 टुकड़ा में टूट गया तो प्राइस हो गया केवल 30 के रेशियो में। तो आपको नहीं लग रहा है कि 70 का नुकसान हुआ? आपको नहीं लग रहा है कि 70 का नुकसान हुआ है? हुआ कि नहीं हुआ? 70 का नुकसान हुआ, 70 का नुकसान हुआ, 70 का नुकसान हुआ। तो 70 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 70 का नुकसान हुआ तो 70 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 1,40,000 हो जाएगा। तो 70 अनुपात का मान 1,40,000, ठीक ना? तो 70 से कट जाएगा पूरा का पूरा एकदम। कै बार में? 2000 बार में। 70 से 2 बार में 3 जीरो बैठ जाएगा 2000, यानी 1 अनुपात का मान 2000 रुपया। 1 अनुपात का मान 2000 रुपया। अब सवाल कहता है कि टूटने से पहले हीरा का कीमत क्या था? टूटने से पहले हीरा का कीमत कितना है? तो बोलो, पहले हीरा का कीमत कितना था? 100 अनुपात में था। तो 1 अनुपात का मान 2000, 1 अनुपात का मान 2000, 100 अनुपात में था, तो 100 अनुपात का मान कितना? 100 से गुना कर दिया, 2 लाख। 2000 गुना 100, 2 लाख हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? कोई ऑप्शन रहा होगा। अगर बोलेगा कि बताओ टूटने के बाद अब हीरा का प्राइस कितना है, तो 30 अनुपात का मान निकालते। 1 अनुपात का मान 2000, तो 30 अनुपात का मान कितना? 60,000 आंसर हो जाता आपका। बस यही बात है। और जितने भी इस तरह के सवाल होते हैं सबको इसी तरीके से करना होता है। नोट करिएगा सब लोग। और कुछ डाउट है पूछिए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी शिव, रमेश, जयपाल, लक्ष्मण, पल्लवी, दिलीप, रमेश, संदीप, प्रणय, एनी डाउट बोलिएगा। ऑफिस में बुक, रमेश ऑफिस में बुक यार मिलेगा कल शाम से मिलेगा, नहीं तो परसों से सुबह से कंफर्म मिलेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ऑनलाइन वाले को पीडीएफ डाल दीजिएगा। डला हुआ है, आओ। आगे बढ़े। सवाल देखिएगा, एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। कहता है कि मूल्य भार के वर्ग का समानुपाती है। और सवाल में करे एक हीरा है 4 टुकड़ा में तोड़ा गया जिसका भार दे रखा है 1 2 3 4। अब देखिए टूटने से पहले की बात करते हैं, टूटने के बाद की बात करते हैं। जब टूटने से पहले तो समूचा हीरा था जिसका वजन था 4 3 7 2 9 और 1 10 था। मूल्य वजन का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर 100। टूटने के बाद 4 टुकड़ा है, पहला टुकड़ा का भार दिया है, स्क्वायर करिए स्क्वायर करिए स्क्वायर करिए स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो टूटने के बाद चारों टुकड़ा मिला करके कीमत हो जाएगा 30। और टूटने से पहले 100, तो नहीं लग रहा 70 कम हो गया। और यही 70 का मान 1,40,000, 1 अनुपात का मान 2000। टूटने से पहले प्राइस क्या रहा होगा, तो इसमें 2000 से गुणा कर दिए, आंसर हो गया 2 लाख। बढ़े आगे, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये एक मिनट, ये क्वेश्चन आप सभी को लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन आप सभी को लिखना नहीं है, इसका आंसर सिर्फ देना है। क्योंकि सवाल वही है, सिर्फ डाटा बदला हुआ है, हीरा के जगह पे सोना किया हुआ है। तो सब लोग आंसर बताइए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन को मत लिखिएगा, कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि पैटर्न वही मिलता जुलता है। आप सिर्फ आंसर बताइए हमें।
सत्यम भाई बिल्कुल आपका नाम ले लिए। चलो अब खुश, आंसर बताइए। कितना आया? 36,000। और लोग निकालिए। 5 4 9 3 12 का स्क्वायर 144 और 25 और 16 41 और 9 50। 50 और 144 में कितने गैप हो गया? 94 का। और 94 से इसमें भाग देंगे और 144 से गुणा करेंगे, आंसर हो जाएगा। दो से कटेगा 47 बार में, 2 से 72 बार में, और 97 से ये कटेगा 500 बार में। सही बात है ना? 72 50 360 पर 2 0 36,000 आंसर। सही बात है। तो देखिए इतने लिखना है एग्जाम हॉल में जैसे मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये तब होगा जब थोड़ा रगड़िएगा सवाल को ना, बनाना है। जितना लिखते हैं उतना थोड़ी ना लिखना होता है, वो आप अभ्यास करिएगा ऑटोमेटिक आपके माइंड में चीजें होने लगेगा आपका। चलिए मैं बता दे रहा हूं, सुनिएगा सब लोग। कह रहा है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एक सोना 3 टुकड़ों में टूटा है और इनकी वजन 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 अगर भार की हम बात करें, भार की बात करें तो आप देख लो 3:4:5 है, ठीक ना। अब सवाल कहता है सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब वही चीज है, इसका जो मूल्य है, कीमत है, वो भार के वर्ग के समानुपाती है, भार स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती समानुपाती दोनों सेम होता है। अब यहां पर दो चीजें है, एक है पहले और दूसरा है अब मूल्य की बात करते हैं तो सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। बताइए जी, जब सोना को नहीं तोड़ा गया था, जब नहीं टूटा था, तो उसका भार कितना रहा होगा? 5 4 9 3 12 और मूल्य क्या है? भार का स्क्वायर है, भार का स्क्वायर है तो 144 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा आप बताइए कि अब तो सोना का 3 टुकड़ा है और तीनों टुकड़ा का भार आपके सामने है। अगर हम बात प्राइस का करते हैं तो भार का स्क्वायर करेंगे। बोलो पहला टुकड़ा का भार कितना? बोलिए 3, तो प्राइस 3 का स्क्वायर। दूसरे टुकड़ा का भार 4 तो प्राइस 4 का स्क्वायर। तीसरे टुकड़ा का भार 5 तो प्राइस 5 का स्क्वायर। अब यहां पर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 50 आ गया। आप ही बताइए इससे ही कितना कम है? 94 कम है। 94 कम हुआ ना जी। पहले था सोना का भार 144 और टूटने की वजह से हो गया 50, 94 की कमी आ गया। तो 94 रेशियो का मान 23,500 रुपया। कहता है कि 23,500 का नुकसान हो गया। इसलिए सवाल कह रहा है कि सोना का मूल कीमत कितना है। तो 94 से आप इसे काट सकते हो, 94 से ये कट सकता है ये 250 बार में, तो एक रेशियो का मान 250 रुपया। तो सवाल कहता है कि सोना का मूल कीमत बताओ, पहले वाला। तो 144 में अगर हम 250 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना? 36,000 हो जाएगा आपका। कोई डाउट है इसमें किसी को? एक आखिरी सवाल लिख लेंगे आज का। ये देखो ये सवाल पूछा गया है। हाँ, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। सीजीएल 2013 में पूछा गया सवाल। ये मैंने अपने घर से नहीं लिखा है, सवाल पूछा गया है। नहीं बताएंगे सवाल आएगा एग्जाम में, फिर क्या बताबे नहीं किया। तो दिल वाला है ना, तो दिल वाला सवाल भी पूछा गया है और इस सवाल को भी आप कर सकते हैं। 1,000 बस। दिल की मूल कीमत कितना? 1,000 रुपया बस। वैल्यूएबल दिल नहीं है, ये कौन रोड छाप का, जिसको देता होगा कल उसको देता होगा, परसों उसको, है ना।
है ना, वैल्यूएबल दिल नहीं है, बस 1000 रुपए इसकी कीमत है। आप नुकसान जानते हैं, 700 रुपए का हुआ, 349 वाला 2 रिचार्ज करवा दिया होगा, नहीं है? फिर भी 2 रुपया कम। क्वेश्चन को नोट करेंगे। चलिए लिख लिए क्वेश्चन को। सवाल कहता है दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है आपका, है ना। अब सवाल कह रहा है दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है, ऐसा बोल रखा है आपका। देखो दिल की जो कीमत है ना, दिल की जो कीमत है वो भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। देखो सवाल ऐसे लैंग्वेज में जरूर लिखा है, लेकिन है वही चीज है आपका। वहां पर कीमत जो है बाहर के वर्ग के समानुपाती होता था, और यहां पर मूल्य जो है भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि भावनाओं का अनुपात दिया है। दिल जो है 4 बार नहीं टूटा है, 4 टुकड़ों में टूटा है। 1:2:3:4 आपका है ना, ये भावनाओं का रेशियो है। अब देखो दिल टूटने से पहले, दिल टूटने के बाद, बाहर में कौन सुनेगा सोचेगा क्या पढ़ा रहा है मास्टर, दिल टूटने से पहले दिल टूटने के बाद, है ना। आइए, हाँ जिसको भी अगर इस तरह कुछ समस्या होगा तो हमसे मिल सकते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस आदमी हम है ना। हाँ अब देखिए पटना में है तो आपको सुनने वाला, देखने वाला, सही रास्ते दिखाने वाला तो मास्टर ही ना, और कौन रहेगा, है ना। आपके पेरेंट्स तो है नहीं, और पेरेंट्स से हर बात लोग शेयर करता नहीं है ना, तो हमारे साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जरूर उसका हम निदान करेंगे, है ना। समझे, ऐसा कुछ दिक्कत होगा तो हमसे पर्सनली मिल सकते हैं। अब क्लास में नहीं बोलना है, ओपनली, है ना। आप देखिए, अब कौन कहेगा कि सर खोज दीजिए, तो ये कोई गलत बात हो गया, है ना। ये सब हमारा काम नहीं है ना। दिक्कत परेशानी में तो उससे निकालना हमारा काम है। देखिएगा ये पहले है बाद है। अब सुनिएगा जी, सुनिए, हाला नहीं। दिल टूटने से पहले उसका टोटल जो है भावना था वो कितना था, जोड़िए 4 3 7 2 9 और 1 10, लेकिन मूल्य भावनाओं का स्क्वायर है, मूल्य भावनाओं का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जो है अब जो है दिल 4 टुकड़ों में टूट चुका है, ठीक है, और जिसकी भावना है 1 2 3 4, तो बताइए पहला टुकड़ा का भावना 1 है तो कीमत भावना का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दूसरे टुकड़ा का भावना 2, कीमत 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। आप जोड़ लो जरा इसे, 16 9 25 4 29 और 1 30। आप देख लो यहां पर 70 का नुकसान हुआ रेशियो में, और रुपया में 700 का नुकसान हुआ, तो 70 अनुपात का मान 700, तो 1 अनुपात का मान 10 रुपया आपका। 70 अनुपात का मान 700, तो 1 अनुपात का मान 10 रुपया हो गया आपका। अब सवाल कह रहा दिल की मूल कीमत क्या थी, दिल की मूल कीमत, तो 1 अनुपात का मान 10 रुपया, तो मूल कीमत 100 के रेशियो में था, 100 रेशियो का मान कितना, 1000 रुपया, 1000 रुपये दिल की मूल कीमत थी। तो क्या ये सवाल बनेगा, इस टाइप का सवाल बनना चाहिए, है ना, इस टाइप का सवाल बनना चाहिए। चलो जो है बाकी जो है आज की सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे। देखिए 2 टाइप मैंने पढ़ाया, रिलेशन बेस्ड और ये दिल वाला आपका। ये बुक में उलट पलट, ऐसे बुक तो नहीं होगा, बुक में उलट पलट करेगा लगभग 40 सवाल के आसपास में होगा, 30-40 सवाल आपका प्रैक्टिस के लिए, तो उतने चीज को आप कर सकते हैं। बाकी वापस यहां से आगे हम कल के क्लास में मिलेंगे, ठीक है। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।